दोस्तों, पिछली एपिसोड में आपने देखा कि मार्क बेंसन एक माउंटेनियर, एक बर्ड लवर मेडागास्कर की जंगल में एक ऐसी चीज से आंख मिलाता है जो होनी ही नहीं चाहिए थी। एक डोडो बर्ड जो 300 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, फिर भी बिल्कुल सही, बिल्कुल रियल वहां जंगल में खड़ा था। फिर पूरी दुनिया को पता चला, ऑक्सफोर्ड की रिसर्च टीम ने प्रूव कर दिया कि मार्क सही था। लेकिन बात सिर्फ एक बर्ड की नहीं थी, कुछ और भी अजीब चल रहा था। अलग अलग जगह पर यूएफओ दिखने की खबरें आ रही थी। एक अजीब सा टाइम कोइंसिडेंस था, एक ऐसा फीलिंग जैसे एक बहुत बड़ी पजल के पीसेस सामने हों पर कोई भी आपस में फिट नहीं बैठ रहे हों। मार्क दोबारा गया उस जंगल में सच ढूंढने, और हाँ, उसे वो सच मिल भी गया, लेकिन उस सच की एक बहुत बड़ी कीमत थी। चलिए सुनते हैं। मैं हूं कबीर, आपका होस्ट। आप सुन रहे हैं कहानी सुनो विद कबीर एंड सारा। ये है यादों की हकीकत, एपिसोड 2। मार्क तीसरे दिन निकला। कोई पहाड़ नहीं, कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं, सिर्फ वो क्लियरिंग जहां उसने पहली बार डोडो देखा था। उस जगह से थोड़ा दूर उसने अपना कैंप लगाया, क्योंकि वो वहां दिन की रोशनी में पहुंचना चाहता था। रात को टेंट में लेटा हुआ मार्क ने जंगल में कुछ आवाजें सुनी। वो नॉर्मल आवाजें नहीं थी, कीड़े, छोटे एनिमल्स या किसी बर्ड की आवाज नहीं। ये अलग थी, बिल्कुल एक मशीन जैसी। एक हल्की गुनगुनाहट, एक वाइब्रेशन जो सीधा उसके सीने में फील हो रही थी। कुछ ऐसी चीज जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसने टेंट का जिप खोला और बाहर अंधेरे में झांका। जंगल बिल्कुल अंधेरा था, पिच ब्लैक। वो गुनगुनाहट करीब 5 मिनट तक चली और फिर अचानक गायब हो गई। मार्क उस रात सो ही नहीं पाया। सुबह उसने जगह की तरफ बहुत केयरफुली कदम बढ़ाए हैं, धीरे धीरे, बार बार रुक रुक कर सुनते हुए। जब वो वहां पहुंचा तो बिल्कुल फ्रीज हो गया। वहां की झाड़ियां और पौधे अजीब तरह से फ्लैट हो चुके थे। नहीं, फ्लैट सही वर्ड नहीं, उन्हें नीचे की तरफ दबाया गया था। करीब 15 मीटर का एक राउंड एरिया था जहां सारे पौधे जमीन की तरफ प्रेस हो गए थे। वो टूटे या कुचले नहीं थे, बस दबाए गए थे, जैसे कोई बहुत हेवी चीज कुछ देर के लिए वहां रुकी रही हो। मार्क घुटनों के बल बैठा और उस प्रेस्ड एरिया के एज पर अपना हाथ फिराया। पौधे सूखे नहीं थे, अभी भी हरे और जिंदा थे, लेकिन किसी बहुत बड़े वेट की वजह से नीचे दब गए थे। और जब वो देख रहा था तो कुछ पौधे धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, बिल्कुल एक मेमोरी फोम की तरह, अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आते हुए। इसका मतलब जिसने भी ये निशान बनाया था वो हाल ही में यहां था, पिछले कुछ घंटों में। मार्क के हाथ कांप रहे थे। उसने अपना कैमरा निकाला और पूरी जगह की हर एंगल से फोटो लेने लगा। वो इस काम में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया जंगल में कुछ बहुत बड़ा चल रहा था। मार्क रुका। कैमरा अभी भी उसके आधे फेस तक उठा हुआ था। आवाज फिर आई, और इस बार पहले से काफी ज्यादा पास थी। ये किसी नॉर्मल जानवर की आवाज नहीं थी, ये बिल्कुल डेलिब्रेट थी, एकदम प्लान्ड। और फिर उसने पेड़ों के बीच देखा एक शेप नहीं, एक स्पेसशिप। वो नीचे उतर रहा था, धीरे धीरे, बहुत स्मूथली, बिल्कुल उसी क्लियरिंग पर जहां पौधे दब गए थे। उस स्पेसशिप का डिजाइन बिल्कुल अजीब था। उसके एडजेस स्मूथ और थोड़े मेल्टेड लग रहे थे, जैसे किसी कॉइन के कोने पिघल गए हों। उसकी सरफेस लगातार बदल रही थी। रंग उस पर बिल्कुल पानी के ऊपर तेल की तरह खेल रहा था। ना कोई इंजन दिख रही थी, ना जेट्स, और ना ही कोई फैन। फिर भी वो बिल्कुल परफेक्ट कंट्रोल के साथ लैंड कर रहा था।
मार्क के होश उड़ने वाले थे। ये नहीं हो रहा था, ये हो ही नहीं सकता। स्पेसशिप उस प्रेस्ड एरिया पर बैठ गया बिना किसी आवाज के, बिल्कुल एक चाबी की तरह अपने ताले में फिट हो गया हो। एक लंबे टाइम तक वहां कुछ नहीं हुआ। फिर उस स्पेसशिप की एक साइड, मार्क नहीं बता सकता था कि कहां से शुरू हो रही है या कहां खत्म, खुलने लगी। ना वो स्लाइड हुई ना स्विंग हुई, बस वो सॉलिड जगह अचानक ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे उस हिस्से ने खुद तय किया हो कि अब खुलना चाहिए। और वहां से दो फिगर्स बाहर आई। वो फिल्मों वाले एलियंस जैसे नहीं थे। ना उनका ग्रे कलर का चमड़ा था, ना बड़ी बड़ी खोपड़ी, और ना ही पतली पतली बाहें। उन्होंने प्रोटेक्टिव सूट्स पहनी हुई थी। बिल्कुल इंसानों जैसे स्ट्रक्चर्स थे और हेलमेट की वजह से उनके फेसेस ज्यादातर छुपे हुए थे। लेकिन ट्रांसपेरेंट फेस प्लेट्स के अंदर से मार्क उनकी आंखें देख सकता था। बहुत बड़ी आंखें, जरूरत से ज्यादा बड़ी। दोनों फिगर्स कुछ देर तक वहां खड़ी रहीं, जैसे पूरी जगह का सर्वे कर रहे हों। फिर एक ने सीधे मार्क की तरफ देखा। हम जानते हैं आप वहां हो, बाहर आओ, हम आपको हर्ट नहीं करेंगे। मार्क का दिमाग ब्लैंक हो गया। ये रियल नहीं हो सकता। वो हैलुसिनेट कर रहा था। या तो उसने कुछ जहरीला खा लिया था, सर पर चोट लगी थी, या पानी की कमी से वो मर रहा था और ये उसके दिमाग की आखिरी कोई इमेजिनेशन थी। लेकिन स्पेसशिप अभी भी वहां था, वो लोग भी वहां थे और वो उसे ही बुला रहे थे। मिस्टर बेंसन, मार्क बेंसन, हम जानते हैं आप वहां हो। छुपने का कोई फायदा नहीं। उन्हें उसका नाम भी पता था। इस चीज ने मार्क का बचा कुचा होश भी छीन लिया। कांपते पैरों पर मार्क खड़ा हुआ और पेड़ों के पीछे से जहां वो छुपा था बाहर निकलकर उस क्लियरिंग में कदम रखा। स्पेसशिप का अंदर का नजारा दोनों जाना पहचाना और बिल्कुल अनजान था। वहां चेयर्स थीं, रियल चेयर्स जो बिल्कुल इंसानों के साइज के हिसाब से बनी थी। कंट्रोल पैनल्स थे, बटन्स और डिस्प्लेस के साथ, और एक ऐसी रोशनी थी जो कहीं एक जगह से नहीं बल्कि हर तरफ से आ रही थी, बिल्कुल सॉफ्ट, बिना किसी शैडो के। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो मार्क समझ नहीं पा रहा था। कुछ ऐसी सरफेस थी जो दिखने में सॉलिड लगती थी पर टच करते ही ट्रांसपेरेंट हो जाती। कुछ ऐसे कंटेनर्स थे जो अपनी ही रोशनी से चमक रहे किसी लिक्विड से भरे थे। और वहां कुछ ऐसे सिंबल्स थे जिन्हें देखने में आंखों पर जोर पड़ रहा था, जैसे वो इतने सारे डायमेंशंस में हों जिन्हें इंसानी आंखें समझ ही ना पाए। एक फिगर ने एक चेयर की तरफ इशारा किया। मार्क बैठ गया। बैठते ही उस चेयर ने खुद को उसकी बॉडी के शेप के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। मार्क ने उठने की कोशिश भी की, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल था, किसी भी ऐसी चेयर से ज्यादा कंफर्टेबल जिस पर वो आज तक बैठा था। दोनों फिगर्स उसके सामने बैठ गए। उन्होंने अभी तक अपने हेलमेट्स नहीं उतारे थे। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मार्क ने कहा, और वो खुद हैरान था कि उसकी आवाज इतना डरने के बाद भी कितनी स्टेडी थी। और मुझे बिल्कुल सीधा जवाब चाहिए। एलियन 1 जो हो सकेगा हम जरूर बताएंगे। क्या आप लोग इस डोडो बर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या आपने उन्हें वापस लाया? दोनों फिगर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिल्कुल इंसानों जैसा इशारा था वो। फिर एलियन 2, हाँ, हमने उन्हें करीब 8 महीने पहले दोबारा यहाँ भेजा है। एक ब्रीडिंग पेयर और टोटल 73 बर्ड्स, जिन्हें जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए बहुत केयरफुली चुना गया था। मार्क का दिमाग चकरा गया। लेकिन क्यों? वो तो 3 सेंचुरीज पहले ही खत्म हो चुके थे। अभी क्यों? एलियन 1 ने कहा,
हम बहुत सी स्पीशीज को वापस लाते हैं, सिर्फ एक्सटिंक्ट होने वाली नहीं, हम नई स्पीशीज भी इंट्रोड्यूस करते हैं। हम ये काम सदियों से करते आ रहे हैं। लेकिन क्यों? एलियन 2 ने कहा, आप हमें एक गार्डनर या माली की तरह समझ सकते हैं। ये अर्थ एक एक्सपेरिमेंट है मिस्टर बेंसन, किसी को हार्म करने के इरादे से नहीं, पर ये इकोसिस्टम, ये प्लैनेट एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। हम बीज बोते हैं, गार्डन में पौधे लगाते हैं, नए पीसेस लाते हैं और जो काम नहीं करते उन्हें हटा भी देते हैं। मार्क को एक ठंडा सा एहसास हुआ। मार्क के होश उड़ गए। आप कह रहे हो अर्थ पर जिंदगी, सब कुछ एक एक्सपेरिमेंट है? एलियन ने कहा, नहीं, हमने लाइफ खुद नहीं बनाई, वो नेचुरल तरीके से खुद ब खुद आई, जैसे और भी कई वर्ल्ड्स में आती हैं। लेकिन हम सदियों से शेप देते आ रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, आपकी स्पीशीज के आने से हजारों साल पहले से। एलियन कंटिन्यू करते हुए कहा, आपके साइंटिस्ट फॉसिल्स के आगे जानने के लिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, राइट? वो डेट्स सही नहीं हैं। हम जो सैंपल्स लाते हैं उनके आइसोटोप रेशियोज को बदल देते हैं। एक बर्ड जो सच में सिर्फ 10 साल पुराना है, टेस्ट करने पर 10 मिलियन साल पुराना लग सकता है। मार्क को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल रही हो। और डायनासोर्स, हमारा कम सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में से एक, वो सिर्फ करीब 4000 साल रहे हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं, जैसे आपके पेलियोंटोलॉजिस्ट मानते हैं। ये पागलपन है। मार्क विस्पर किया अपने आप को, ये रियल नहीं हो सकता। और फिर भी आप यहाँ हैं, हमारे स्पेसशिप में बैठकर हमसे ये बात कर रहे हो, दूसरा एलियन ने कहा। मार्क का दिमाग सवालों से भर रहा था, एक के बाद एक तेज सवाल। कितने टाइम से आप लोग ये कर रहे हो? तुम कितने लोग हो? अर्थ ही क्यों? इस सब का मकसद क्या है? और एलियंस ने कहा, हम अर्थ पर करीब 40,000 साल से आ रहे हैं। हम संख्या में बहुत सारे हैं, आप एक सिविलाइजेशन कह सकते हैं। हालांकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर आपसे काफी अलग है। हमने अर्थ को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशंस थी। लेकिन बगीचे क्यों लगाए, गार्डन क्यों बनाया? मार्क ने फिर और एक सवाल पूछा, आपकी स्पीशीज क्यों गार्डन बनाती हैं? क्यों डॉग्स, हॉर्सेस और क्रॉप्स को पालती हैं? क्यूरियोसिटी, कुछ नया बनाना और ये देखना कि चाह कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम पौधे नहीं हैं, हम डॉग्स नहीं हैं, हम सोचने समझने वाले लोग हैं। हमारी अपनी सिविलाइजेशन है, अपना साइंस है। एलियन ने उसका जवाब दिया, हाँ, आप हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है, होमो सेपियंस। हमने आपको बनाया नहीं है, लेकिन हमने आपके एवोल्यूशन को रास्ता दिखाया है। हजारों जनरेशन्स में छोटे छोटे जेनेटिक चेंजेस करके हम आपको देखकर बहुत खुश है। मार्क चेयर से उठना चाहता था। ये ख्याल उसे बीमार कर रहा था कि पूरी इंसानियत किसी अनजान सिविलाइजेशन का एक साइंस एक्सपेरिमेंट है। मैं देख सकता हूं आप परेशान हैं। इट्स नेचुरल। ज्यादातर लोग यही फील करते हैं जब उन्हें सच पता चलता है। ज्यादातर लोग? इसका मतलब आपने और लोगों को भी ये सब बताया है? हाँ, हम अक्सर क्यूरियस लोगों से मिलते हैं जो ऐसी चीजें देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, जो बहुत ज्यादा सवाल करते हैं, जो डॉट्स को कनेक्ट करने लगते हैं। हम उन्हें समझाते हैं, बिल्कुल जैसे आपको समझा रहे हैं। लेकिन आज तक किसी ने इस बारे में बात नहीं की, मार्क ने कहा। अगर आप लोगों को बताते हैं तो आज तक किसी ने। मार्क अचानक रुक गया। उसे समझ आने लगा, एक के बाद एक झटके की तरह। आप उन्हें भुला देते हो,
वो फिर से एक विस्पर में कहा, हम इस मीटिंग की मेमोरी मिटा देते हैं। हाँ, हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो दिमाग के स्पेसिफिक न्यूरल पार्ट्स को बहुत केयरफुली इरेज कर सकती है। जब आप इस स्पेसशिप के बाहर जाएंगे, आपको ये पूरा कन्वर्सेशन याद नहीं रहेगा। मेन इन ब्लैक मूवी की तरह, मार्क ने फौरन कहा। न्यूरलाइजर? वो फिल्म कई बातों में हैरत अंगेज तौर पर सही थी। हालांकि हमारी टेक्नोलॉजी उससे ज्यादा एडवांस्ड है और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम हैं। मार्क झटके से खड़ा हुआ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं भाग जाऊंगा। आप इससे बच नहीं सकते। डिवाइस पहले ही स्टार्ट हो चुकी है। जब से आप इस स्पेसशिप में आए हैं, वो आपकी ब्रेन वेव्स का एक मैप बना रही थी। जब आप बाहर जाएंगे, इसका दूसरा पार्ट एक्टिवेट होगा और ये सारी मेमोरीज चले जाएंगी। तो फिर आपने मुझे ये सब बताया ही क्यों? मार्क ने चिल्लाते हुए कहा। क्यों सब कुछ समझाया जब मिटाना ही था? दोनों फिगर्स देर तक चुप रहे और फिर, क्योंकि मिटाना कभी पूरा नहीं होता। वहां एक लंबे टाइम तक सन्नाटा रहा। मेमोरीज किसी एक जगह स्टोर नहीं होती, वो एक पूरा नेटवर्क है। हम इस इंसिडेंट की डायरेक्ट मेमोरी तो मिटा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ पीसेस रह जाते हैं, कुछ एक्कोज। कुछ लोग जिनसे हम मिले, उन्हें याद नहीं रहता कि क्या हुआ था, लेकिन सालों बाद वो नई थ्योरीज बनाते हैं, साईफाई स्टोरीज लिखते हैं, आर्ट बनाते हैं। आइडियाज उनके अंदर से निकलते हैं, ऐसे आइडियाज जो सच के बहुत पास होते हैं। हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये थ्योरीज दुनिया की बाकी हजारों थ्योरीज की बीच खोई रहती हैं। ज्यादातर लोग उन्हें फिक्शन या बकवास समझकर रिजेक्ट भी कर देते हैं, लेकिन सच वहां होता है, बिल्कुल सबके सामने छुपा हुआ, उन लोगों के लिए जो ध्यान से देखना जानते हैं। मार्क वापस चेयर पे बैठ गया। तो मैं ये सब भूल जाऊंगा, लेकिन मेरा कोई हिस्सा इसे याद रख सकता है। शायद मैं उन गार्डनर्स की कोई थ्योरी बना लूं जो अर्थ के इकोसिस्टम को चला रहा है। बिल्कुल। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपनी थ्योरी पब्लिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि दुनिया में दूसरे लोगों ने भी बिल्कुल यही सोच रखा था। अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग जिनका आपस में कोई कनेक्ट नहीं था, सब लगभग एक ही ख्याल पेश करते हैं, क्योंकि उन्हें भी आपसे मुलाकात हुई थी। मार्क ने कहा। उनकी मेमोरीज भी मिटा दी गई थी। मार्क कुछ देर तक चुप रहा, इस पूरी बात को समझने की कोशिश करते हुए। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। आपने कहा कि जो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? दोनों फिगर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। दूसरा एलियन, कभी कभी हमारी लाई हुई चीजें काम नहीं करती। कोई स्पीशीज बहुत ज्यादा एग्रेसिव निकल जाती है या फिर बहुत कमजोर। ये इकोसिस्टम का ऐसा नुकसान पहुंचाती हैं जो हमने सोचा न था, तब हम उन्हें हटा देते हैं। मास एक्सटिंक्शन, मार्क ने कहा आहिस्ता आवाज में। दुनिया से जो पूरी की पूरी स्पीशीज गायब हुई, वो कोई एस्टेरॉइड्स या क्लाइमेट चेंज नहीं था, वो आप लोग थे। कुछ नेचुरल जरूर थी, लेकिन कुछ, हाँ, हमारे एक्सपेरिमेंट फेल हो गए थे और हमने वो ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया गया कुछ नया ट्राई करने के लिए। सबसे हाल ही में ऐसा करीब 1100 साल पहले हुआ था। जैसे आप लोग यंगर ड्रायस इम्पैक्ट इवेंट कहते हैं, हम उसे बिग एनिमल रिमूवल कैंपेन कहते हैं। आपने मैमथ्स को मार दिया, सेबर टूथ टाइगर्स को, सबको। दूसरा एलियन, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहे थे। हम चाहते थे कि छोटे एनिमल्स, छोटे मैमल्स, जिनमें आपके एंसेस्टर्स भी शामिल थे, उन्हें ग्रो करने और फैलाने के लिए ज्यादा स्पेस मिले। मार्क फिर खड़ा हुआ, इस बार गुस्से में नहीं, बल्कि डर और घबराहट में। अब मुझे बता रहे हैं
कि पूरी अर्थ पर आप राज करते हैं। जब कोई स्पीशीज आपके एक्सपेरिमेंट के बीच में आती हैं, आप पूरी की पूरी स्पीशीज को खत्म कर देते हो। हम समझते हैं कि आप ये सोचकर क्यों परेशान हैं, लेकिन समझें, हम ये डिसीजन हल्के में नहीं लेते। हम मॉनिटर करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, सोचते हैं। हम तभी इंटरफियर करते हैं जब इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए जरूरी हो। ये राइट आपको किसने दिया? पूरी अर्थ के साथ भगवान की तरह खेल सकते हैं? किसी ने नहीं, बस हम ये कर सकते हैं। और जब आपके पास पावर होती है तो जिम्मेदारी भी आती है। अगर हम अर्थ को अभी छोड़ें, आपको आपकी हाल पर छोड़ें, जानते हो क्या होगा? मार्क बिल्कुल चुप रहा। आपकी स्पीशीज अपना खुद का मास एक्सटिंक्शन इवेंट शुरू करने के कगार पर है। क्लाइमेट चेंज, नेचर का डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन। अगले 200 साल में आप अर्थ के 60% स्पीशीज खत्म कर देंगे। 500 सालों में ये प्लैनेट रहने के काबिल नहीं रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मार्क ने कहा। आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन शायद वो काफी नहीं है। हम सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं। अगर ये साफ हो गया कि होमो सेपियंस एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बन चुका है, तो हमें मुश्किल डिसीजंस लेने होंगे। बात हवा में एक तलवार की तरह लटक रही। मार्क ने महसूस किया कि उसके अंदर की लड़ने की बची कुची ताकत भी खत्म हो गई है। वो क्या कर सकता था? ये लोग 40,000 सालों से अर्थ पर लाइफ को शेप दे रहे हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उसकी मेमोरी मिटा सके, जो स्टार्स के बीच ट्रैवल कर सके, जो पूरा इकोसिस्टम बदल सके। वो एक चींटी की तरह था जो एक इंसान से बहस कर रही हो। हम चलते हैं, हम, एलियन ने कहा। हम बहुत देर यहाँ रुक गए। अगर कोई हमारे स्पेसशिप को आते जाते देख ले तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। मार्क कांपते पैरों पर खड़ा हुआ। जाने से पहले उसने पूछा, एक आखिरी सवाल, आप ये गार्डन क्यों लगाते हैं? आपको इससे क्या मिलता है? दोनों फिगर्स कुछ देर चुप रहे और उन्होंने मार्क की तरफ वापस देखा। मार्क कसम खा सकता था कि उनकी बड़ी काली आंखों में कोई इमोशन नहीं था। हम एक बहुत पुरानी स्पीशीज है मिस्टर बेंसन, सच में बहुत पुरानी। हमने बहुत पहले ही वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी जो नए सिविलाइजेशंस को परेशान करती हैं, जैसे वॉर, डिजीज, पॉवर्टी। और इन्हें सॉल्व करते करते हमने कुछ खो दिया। रैंडमनेस, अनसर्टेनिटी और एक्साइटमेंट। अर्थ हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि लाइफ अभी भी हमें हैरान कर सकती है। यहाँ इवॉल्व होने वाले हर स्पीशीज, हर नया बदलाव, हर खूबसूरत कोइंसिडेंस हमें हमेशा याद दिलाता है कि एग्जिस्टेंस सच में कीमती है। आप इंसान, खास तौर पर आप वायलेंट है, बिना सोचे समझे चीजें तबाह करते हैं। हाँ, लेकिन आप क्रिएटिव हैं, इमोशनल हैं और एक ऐसी गहरी ब्यूटी के काबिल है जो हमने सोची भी नहीं थी। आप प्रूव करते हो कि ये यूनिवर्स अभी भी कुछ नया, कुछ अजीब और कुछ हैरत अंगेज बना सकता है। एरियन ने एक गैप के बाद कहा, अब चलें? मार्क 3 घंटे बाद जंगल से बाहर निकला, बिल्कुल धीरे धीरे, उलझा हुआ। उसके सिर में बहुत तेज दर्द था, किसी भी हैंगओवर से बुरा। कपड़े गंदे थे, जगह जगह से फटे हुए थे। उसके हाथ पर एक अजीब सा निशान था जो उसे याद नहीं था कि कब हुआ। आखिरी चीज जो उसे साफ याद थी वो था परसों का कैंप। उसके बाद सब कुछ ब्लर था। क्या उसे धूप लग गई थी या उसने कुछ ऐसी चीज खा ली थी जो ठीक नहीं थी? उसने अपना कैमरा चेक किया। आखिरी फोटोज वो वही क्लियरिंग थी जहां उसने हफ्तों पहले डोडो देखा था।
कुछ भी अजीब नहीं था वहां, बस नॉर्मल पेड़ और पौधे थे। मार्क वापस शहर की तरफ चल दिया। परेशान था, पर ज्यादातर लोग माउंटेन्स में रास्ता भूल ही जाते हैं। शायद उसके साथ भी यही हुआ था। वो वापस सियाटल गया और इस पूरे अजीब इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश करने लगा। 7 साल बीत गए। मार्क बेंसन अब 49 साल का हो चुका था। अपने घर के ऑफिस में बैठा कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रहा था। 7 सालों से एक अजीब सा एहसास उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। एक ऐसा ख्याल जो दिमाग से जाता ही नहीं था। शुरुआत एक हल्के से लगने वाले कनेक्शन से हुई थी। एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अचानक दोबारा दिखना, यूएफओ की खबरें और टाइम के अजीब कोइंसिडेंसेस। पहले उसने इस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझकर रिजेक्ट कर दी। वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, एक साइंटिस्ट था, लॉजिकल और प्रूफ पर चलने वाला। लेकिन वो फीलिंग बढ़ती गई और आखिरकार उसने लिख दिया, क्या होगा अगर एक्सटिंक्शंस हमेशा नेचुरल ना हो? क्या होगा अगर कुछ स्पीशीज गायब और जाहिर होती रहे क्योंकि कोई कुछ इसे कंट्रोल कर रहा है? क्या होगा अगर अर्थ पर लाइफ इतनी रैंडम ना हो जितना हमने पढ़ा है? क्या होगा अगर कोई माली हो जो इस पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रख रहा हो? ये बिल्कुल पागलपन लगता था, लेकिन जब वो सारे डेटा और प्रूफ्स को देखता तो एक पैटर्न साफ नजर आ रहा था। ऐसा पैटर्न जो अगर सब कुछ रैंडम होता तो कभी नहीं बन सकते। मार्क ने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 साल इस थ्योरी को डेवलप करने और प्रूफ्स कलेक्ट करने में लगा दिए, और अब उसने सब कुछ लिख दिया था। एक 35 पेज का एकेडमिक पेपर जिसमें परफेक्टली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस थे। उसने इसका नाम रखा द कल्टीवेशन हाइपोथेसिस, एविडेंस ऑफ एक्सटर्नल मैनेजमेंट ऑफ अर्थ्स बायोस्फीयर। उसकी उंगलियां एकेडमिक वेबसाइट पर पब्लिश बटन के ऊपर थी। एक बार क्लिक किया तो वापस नहीं लिया जा सकता था। वो जानता था कि उसके बहुत से साथी इसे एक बकवास थ्योरी समझेंगे, लेकिन ये ख्याल दुनिया के सामने आना जरूरी था। मार्क ने पब्लिश पर क्लिक किया। इसका रिएक्शन बहुत बड़ा था। एक वीक में मार्क का पेपर 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका था। एक महीने में 1 लाख। एकेडमिक दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई। बहुत से लोग ने इसे रिजेक्ट कर दिया, पर कुछ लोगों ने, जितना मार्क ने सोचा भी नहीं था, इससे बहुत इंटरेस्टिंग पाया। फिर ईमेल्स आने लगी। ऑस्ट्रेलिया का एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने लिखा, डॉक्टर बेंसन, मैंने आपका पेपर पढ़ा। मैं खुद कुछ एक्सटिंक्ट मछलियों के अचानक दोबारा दिखने पर एक मिलती जुलती थ्योरी बना रहा था। आपका पेपर मेरी उन सारी बातों को एक्सप्लेन करता है जो मैं समझ नहीं पा रहा था। अर्जेंटीना से एक पेलियोंटोलॉजिस्ट का मेल आया। कार्बन डेटिंग मैनिपुलेशन के बारे में आपका ख्याल बहुत सॉलिड है। मैंने अपने काम में कुछ ऐसी अजीब चीजें देखी हैं जो इस बात को सपोर्ट करती हैं। कुछ फॉसिल्स के आइसोटोप रेशियोस वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। कनाडा से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने लिखा, जानता हूँ ये पागलपन लगेगा, लेकिन मैंने एक बार ब्रिटिश कोलंबिया के जंगल में एक स्पेसशिप जैसी चीज देखी थी। मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन आपके पेपर ने उन बची कुछ यादों को वापस जगा दिया है, जैसे कोई सपना याद आ रहा हो। ईमेल्स आते रहें, दसों फिर सैकड़ों। दुनिया भर के अलग अलग फील्ड्स के लोगों के मैसेजेस थे, और सबसे हैरत अंगेज बात ये थी, उन सब की स्टोरीज और थियरीज बिल्कुल एक जैसी थी। वो लोग जो कभी मार्क से नहीं मिले थे, जिन्होंने आपस में कभी बात नहीं की थी, उनकी सोच बिल्कुल एक थी। इसके चांसेस ना के बराबर थे। जब तक वो सब
किसी ऐसी चीज को याद नहीं कर रहे थे जो उनसे छीन ली गई थी पर पूरी तरह मिटाई नहीं जा सकी थी। एकोस, बचे कुचे टुकड़े। 6 महीने बाद मार्क बेंसन यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा था। सामने जर्नलिस्ट, साइंटिस्ट और क्यूरियस लोगों की एक भारी भीड़ थी। उसने सोचा था मुश्किल से 50 लोग आएंगे, पर कमरे में 300 से ज्यादा लोगों से भरा था और ऑनलाइन 2000 से ज्यादा लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। मार्क ने एक गहरी सांस ली और शुरू किया। थैंक यू आप सबके आने का। मैं शुरुआत में ही एक्सेप्ट करना चाहता हूँ कि जो मैं कहने वाला हूँ वो एक साई-फाई मूवी जैसा लगता है। मैं आपके डर और डाउट को समझता हूँ। मैं खुद भी डाउट में था, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना दिमाग खुला रखें और इस डेटा को ध्यान से देखें। पहले स्लाइड स्क्रीन पर आई। पहले 100 सालों में स्पीशीज के गायब होने और दोबारा दिखने का पैटर्न। पिछले 50 सालों में हमने बहुत सी ऐसी स्पीशीज देखी हैं जिन्हें एक्सटिंक्ट समझा जाता था, पर वो अचानक दोबारा मिल गई। मेडागास्कर का डोडो बर्ड, जिसे मैंने खुद देखा, टैस्मेनियन टाइगर जो 2019 में दोबारा देखा गया, आइवरी बिल्ड वुडपेकर, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। नॉर्मल साइंस कहता है कि ये स्पीशीज कभी खत्म ही नहीं हुई थी, बस दूर जंगल में छुपी थी। लेकिन डेटा अजीब है। उनका दोबारा मिलना कुछ स्पेसिफिक एरियाज और स्पेसिफिक टाइम पर ही होता है, जैसे कोई उन्हें वापस लाकर छोड़ रहा हो। दूसरी स्लाइड खुली। यूएफओ साइटिंग्स की टाइमलाइन। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, यूएफओस रियली? लेकिन मेरी बात सुनिए, अगर हम रिपोर्टेड यूएफओ साइटिंग्स को इसी 50 साल के मैप पर रखें तो दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता दिखता है। जिन एरियाज में यूएफओ एक्टिविटी ज्यादा थी, वहां एक्सटिंक्ट स्पीशीज का दोबारा मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा पाए गए हैं। भीड़ में एक गुनगुनाहट शुरू हो गई। कुछ लोग सर हिला रहे थे तो कुछ क्यूरियोसिटी से आगे झुक गए। ये अभी कुछ प्रूव नहीं करता, मार्क ने जारी रखी। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। लेकिन क्या ये रिसर्च करने लायक टॉपिक नहीं है? तीसरी स्लाइड में सामने आई कार्बन डेटिंग की कमियां। MIT के मेरे कोलीग डॉक्टर सारा चेन ने पिछले 10 साल में 17 ऐसी चीजें नोट की हैं जहां हाल ही में मिली स्पीशीज के कार्बन डेटिंग रिजल्ट्स मैच नहीं करते। आइसोटोप रेशियोज कहते हैं कि ये एनिमल्स हजारों साल पुराने हैं, जबकि वो साफ तौर पर अभी जिंदा हैं। जैसे किसी ने उन सैंपल्स को बहुत पुराना दिखाने के लिए बदल दिया हो। कमरा फिर से आवाज़ों से भर गया। कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ सवाल चिल्ला रहे थे। मार्क ने अपनी आवाज़ उठाई। मैं जानता हूँ ये कैसा लगता है, बिलीव मी। मैं अपनी समझदारी पर खुद इतनी बार शक किया हूँ जो मैं गिन नहीं सकता, लेकिन ये आखिरी चीज़ है जो मुझे बिलीव दिलाती है। आखिरी स्लाइड स्क्रीन पर आई। एक वर्ल्ड मैप जिसमें सैकड़ों रेड डॉट्स थे। ये रेड डॉट्स उन लोगों की लोकेशंस दिखाते हैं जिन्होंने मेरा पेपर पब्लिश होने के बाद मुझसे कांटेक्ट किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद से बिल्कुल मिलती जुलती थियोरीज बनाई जो अजीब मेमोरी लॉस डिस्क्राइब करती हैं, जिन्हें लगता है कि वो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट भूल चुके हैं। ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग है पर उनका ख्याल बिल्कुल एक है। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मैस हैलुसिनेशन या कोई कॉमन कहानी? हो सकता है, लेकिन क्या होगा अगर कुछ और हो? क्या होगा अगर ये सारे लोग किसी ऐसी चीज से मिले हों जिसे फिर उनका दिमाग से मिटा दिया गया, पर वो अपना एक निशान छोड़ गया? इकोस, यादों के टुकड़े। मार्क आगे झुका, पोडियम को पकड़े हुए। मैं आपसे बिलीव करने को नहीं कह रहा, मैं आपसे इन्वेस्टिगेट करने को कह रहा हूँ। इस डेटा को एक नए नजरिए से देखें।
इस पॉसिबिलिटी को सोचें कि हम अर्थ के इकोसिस्टम को संभालने में अकेले नहीं हैं। और अगर ये सच है, कोई भारी पावर अर्थ पर लाइफ को शेप दे रही है, तो हमें समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं, उनका गोल क्या है, और क्या हमारा सर्वाइवल उनकी उम्मीद पर खरा उतरने पर डिपेंड करता है। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मार्क ने लोगों को देखा। कुछ शक वाले चेहरे थे तो कुछ सोचने वाले चेहरे। मैं जानता हूँ शायद मैं गलत हूँ, वो धीरे से बोला। शायद हूँ भी, लेकिन क्या होगा अगर मैं गलत ना हूँ? क्या होगा अगर अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री के बारे में जो सब कुछ हम सोचते हैं वो अधूरी हो? क्या हम अपनी स्पीशीज से ये सच जानने का वादा नहीं करते? और यहाँ कहानी ख़त्म होती है, या शायद शुरू होती है। मार्क बेंसन की अपनी रिसर्च आज भी जारी रखा हुआ है। तो ये थी यादों की हकीकत। मैं हूँ कबीर और आप सुन रहे हैं कहानी सुनो विद कबीर एंड सारा। याद रखें, सच हमेशा यादों में नहीं मिलता, कभी कभी वो उस चीज़ में मिलता है जिसे आप चाहकर भी भूल ना पाते। तब तक सुनते रहिए, सवाल करते रहिए और पूछना कभी मत छोड़ना कि क्यों। टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।